जैसा कि पिछली कक्षा में हमने कुछ वैध संविदा के आवश्यक तत्व देखे, अब इन वैध संविदा के आवश्यक तत्वों के आगे की कड़ी में हम देखना चाहते हैं प्रस्ताव एवं स्वीकृति। जब हम प्रस्ताव की बात करते हैं, जब कोई एक व्यक्ति किसी कार्य को करने या करने से प्रवृत्त रहने की अपनी इच्छा किसी अन्य को इस दृष्टि से संज्ञापित करता है कि वह उस कार्य या प्रवृत्ति के प्रति उस सामने वाले की अनुमति संज्ञापित कर सके, अभिप्राप्त कर सके, तो वह प्रस्ताव करता है, ऐसा कहा जाता है। देखिए कि जब प्रस्ताव करने में हमेशा किसी कार्य को करने का ही प्रस्ताव होगा ऐसा नहीं है। कई बार प्रवृत्ति शब्द का अर्थ है किसी कार्य को नहीं करने के लिए। अर्थात कि अगर मैं एक पेन बेचना चाहती हूँ, मैं एक प्लॉट बेचना चाहती हूँ, मैं अपना कोई सामान विक्रय करना चाहती हूँ, तो ऐसे विक्रय में यहाँ पे कोई कार्य करने के लिए मैं प्रस्ताव कर रही हूँ। दूसरी बात, अगर मुझे कुछ खरीदना है तब भी मैं किसी कार्य को करने के लिए प्रस्ताव कर रही हूँ। तो जब हम इस प्रस्ताव की बात कर रहे हैं जो प्रवृत्ति के लिए है, वो किसी कार्य को नहीं करने के लिए। मान लीजिए ये मैं ए हूं और ये मेरा प्लॉट है और सामने मेरे पड़ोसी का प्लॉट है, ठीक है। यहाँ मेरा मकान का गेट है और मैं यहाँ पे बी को देती हूँ कि जब भी तुम अपना मकान बनवाओगे तो मेरे इस प्लॉट में जहां मैंने अपना गेट का स्थान छोड़ा हुआ है, तुम इसके समक्ष मकान का गेट नहीं लगवाओगे। तुम्हारे पास और भी ऑप्शन है, तुम इनमें से किसी भी दिशा में अपने मकान का गेट बना सकते हो। अगर तुम यहाँ गेट नहीं खोलोगे तो मैं तुम्हें 10,000 रुपए का भुगतान करूंगा। तो यहाँ ए और बी दो पार्टी हैं। यहाँ किसी काम को नहीं करने के लिए, यहाँ दरवाजा नहीं निकालने के लिए मैं तुम्हें 10,000 रुपए का भुगतान करने के लिए तैयार हूं। तो ये किसी प्रवृत्ति के लिए किया जाने वाला भुगतान है। तो ये याद रखिएगा कि प्रस्ताव किसी कार्य को करने के लिए भी हो सकता है और किसी कार्य को नहीं करने के लिए भी हो सकता है। ओके, सो अब हम अगला जो वैध संविदा का आवश्यक तत्व है वो है स्वीकृति। जब हम स्वीकृति की बात करते हैं तो ये याद रखिएगा कि स्वीकृति के लिए कि किए गए प्रस्ताव के लिए जैसा प्रस्ताव है उसे उसी तरीके से स्वीकार किया जाना आवश्यक है। तो प्रस्ताव के साथ साथ स्वीकृति के लिए हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप अपनी सहमति संज्ञापित करते हैं सामने वाले को, तो ये माना जाता है कि एक पक्षकार ने प्रस्ताव किया और दूसरे ने उसकी स्वीकृति प्रदान की। जैसे ही प्रस्ताव के प्रति स्वीकृति मिल जाती है तो ये याद रखिएगा वह वचन बन जाता है। एक वचन प्रतिफल के साथ करार बन जाता है और करार अगर विधि द्वारा प्रवर्तनीय है तो वह संविदा बन जाता है। ये एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि इसके सबसे छोटा रूप या एक स्मॉल कैटेगराइजेशन है जो पूरे संविदा के नियमों को अपने में समेटे हुए है। प्रस्ताव, स्वीकृति, वचन और प्रतिफल करार और विधि द्वारा प्रवर्तनीयता संविदा। तो इस तरीके से एक प्रस्ताव एवं स्वीकृति किसी भी वैध संविदा के आवश्यक तत्व हैं। इसके बाद देखा जाए तो जैसे हमने अभी प्रतिफल का जिक्र किया, प्रतिफल के लिए जब किसी कार्य को करने या प्रवृत्ति के लिए सामने वाला पक्षकार कुछ करता है, करने से विरत रहता है, करने का या विरत रहने का वचन देता है या कर चुका है या करने से प्रवृत्त रहा है, तो इस तरह का कार्य या प्रवृत्ति किए दिए गए वचन के लिए प्रतिफल कहलाता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एक प्रतिफल वर्तमान में हो सकता है, भावी हो सकता है या भूतकाल में दिया गया हो सकता है। जिसके कि मान लीजिए मैं एक पेन आज 10 रुपए में खरीदना चाहती हूँ। मैंने दुकानदार से कहा मुझे 10 रुपए एक पेन दीजिएगा जिसकी कीमत 10 रुपए हो, मुझे एक पेन दिया जाता है, मैंने 10 रुपए का भुगतान किया। ये वर्तमान भुगतान या वर्तमान प्रतिफल मैंने दिया है। मान लीजिए मैं आज पेन खरीद लेती हूँ और कहती हूँ कि इसका भुगतान मैं शाम को करूंगी, तो इसका जो कंसीडरेशन है, जो प्रतिफल है, वो शाम को दिया जाने वाला है, तो यह भावी प्रतिफल कहलाएगा। और मान लीजिए मैंने किसी पेन का ऑर्डर दिया है और उसके लिए मैंने कहा 10 रुपए में
ये आपको देके जा रही हूँ और पर्टिकुलर ब्रांड का ये पेन आप शाम तक बना के रखिए, तो जिस समय मुझे पेन मिलेगा मैं भूतकाल में उसका भुगतान कर चुकी होंगी। तो किसी कार्य को करने के लिए या करने से प्रविरत रहने के लिए किसी व्यक्ति ने कुछ किया है या प्रविरत रहा है तो या करता है या करने का वचन देता है भविष्य में, तो ये भूतकाल में या भावी या वर्तमान में किया गया कोई भी कार्य या प्रवृत्ति प्रतिफल कहलाते हैं। ये याद रखिएगा। इसकी धारा 25 में इसी चीज का आगे वर्णन किया गया है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे कि धारा 25 बात करती है कि बिना कुछ मामलों में बिना प्रतिफल के भी संविदाएं हो सकती हैं। वो कौन सी संविदाएं हैं उसका अध्ययन हम अगली कक्षाओं में डिटेल में करेंगे। यहाँ प्रतिफल के पश्चात और भी इसके आवश्यक तत्व है, वो है लॉफुल ऑब्जेक्ट या विधि पूर्ण उद्देश्य एवं विधि पूर्ण प्रतिफल। जब हम बात करते हैं संविदा की तो इसका उद्देश्य एवं प्रतिफल विधि पूर्ण होने चाहिए, और इसका डिटेल में या इसका विस्तार से जो अध्ययन किया गया है वो धारा 23 में किया गया है। धारा 23 में कहा गया है कौन कौन से उद्देश्य एवं प्रतिफल विधि पूर्ण नहीं माने जाते हैं। इसके लिए आपको याद रखना होगा, उसमें 6 तरह की बातों का अध्ययन किया गया है। पहली बात कि अगर कि विधि के विरुद्ध विधि के उद्देश्यों को निष्फल करने वाला या विधि के विरुद्ध किया जाने वाला या किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाने वाला या किसी व्यक्ति की संपत्ति को चोट पहुंचाने वाला कपटपूर्ण, और इसके अलावा पब्लिक पॉलिसी या जो मोरालिटी या जिसका हम नैतिकता की बात करते हैं, नैतिकता के विरुद्ध अगर कोई भी उद्देश्य है या प्रतिफल है तो वह माना जाएगा कि विधिपूर्ण उद्देश्य या प्रतिफल नहीं है। कि अगर मैं ए के साथ एक करार करती हूँ कि अगर तुम सी की पिटाई करोगे तो मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगी, तो यहाँ पर मेरा और ए के बीच में जो किया जाने वाला कार्य है कि यहाँ पर हम दोनों मेजर हैं, यानी हम दोनों वयस्कता की आयु पूरी कर चुके हैं। यहाँ पर 10,000 रुपए का एक प्रतिफल भी है, लेकिन 10,000 रुपए के सामने वाला जो प्रतिफल है कि जिसकी डिमांड या जिसकी मांग मेरे द्वारा की जा रही है वह है किसी व्यक्ति की पिटाई, यानी ये किसी के शरीर को नुकसान पहुंचाने वाला है। तो इस तरीके से किया जाने वाला प्रतिफल या प्राप्त होने वाला प्रतिफल विधिपूर्ण नहीं है, और जब ये विधिपूर्ण नहीं है तो ये एक वैध संविदा का हिस्सा नहीं बन सकता। तो इसके लिए हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हम किसी संविदा की बात करते हैं तो संविदा में अगर कोई भी कार्य जो विधि को नुकसान विधि के प्रावधानों के विपरीत है, विधि के प्रावधानों के विरुद्ध किया गया है, विधि को नुकसान पहुंचाने वाला है, किसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान कारित करने वाला है, या नैतिकता के विरुद्ध है, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है वो, और कपटपूर्ण है, उस हर बिंदु और हर उस उद्देश्य एवं प्रतिफल को अविधिपूर्ण माना जाएगा, यानी अवैध माना जाएगा। तो इस तरीके से जो आज हमने सारे बिंदु देखे हैं उसमें से कुछ इसमें दिए गए हैं जो किसी व्यक्ति किसी पॉइंट का ही भाग माने गए हैं। फॉर एग्जाम्पल जब हम बात करते हैं दो पक्षकारों की, तो पक्षकारों के साथ उसकी क्षमता सदैव डिस्कस की जानी, उसका सदैव उसके बारे में बताया जाना आवश्यक है। तो दो पक्षकार होने चाहिए, एक प्रस्तावक कहलाएगा, दूसरा स्वीकर्ता कहलाएगा। दोनों ही पक्षकारों का मेजर या वयस्क होना आवश्यक है। वयस्कता के साथ साथ वह बिल्कुल स्वस्थ मस्तिष्क होना आवश्यक है, स्वस्थ चित्त होने चाहिए, परिपक्व मस्तिष्क के होने चाहिए, और किसी स्थानीय विधि द्वारा निर्धारित नहीं होने चाहिए। इसी के साथ प्रस्ताव और स्वीकृति हो चुकी है। अब दोनों व्यक्तियों की स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए। सहमति स्वतंत्र कहलाएगी कब जब वह उत्पीड़न से, किसी असम्यक असर से, जब वह कपट से, मिथ्या व्यपदेशन या भूल से कहीं भी प्रभावित नहीं है तो सहमति स्वतंत्र कहलाएगी। इसके अलावा वहां पर एक वैध प्रतिफल होना चाहिए, वैध उद्देश्य होना चाहिए, और इसके साथ ही वह विधि द्वारा प्रवर्तनीय होना चाहिए। यानी उसके लिए अगर हम बात करें तो विधि में कोई ना कोई उपचार होना चाहिए। इसके साथ ही हम अगली कक्षा में इन सभी बिंदुओं का सविस्तार अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।